नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री जिसका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया गया है। अब सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टू है राजा और उनके राज्य। ये टॉपिक है एक्सरसाइज 2 क्लास 7 हिस्ट्री, राजा और उनके राज्य। चलिए आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करके नोट करेंगे। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। चलिए ये है मानचित्र फर्स्ट, 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। ये मैप है, पहले इसको देख लेते हैं। ये मानचित्र में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों के स्थान पर निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन सा है। नेपाल है, तिब्बत है, चहमान है, इंद्रप्रस्थ है, ये नदी भी है। सारा मैप में दिया गया हुआ एटलस में कहाँ पे क्या है। चलिए नए राजवंशों का उदय। तो नए राजवंश का उदय कैसे हुआ है थोड़ा ये जान लेते हैं हम लोग। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार, भूस्वामी कहते हैं जो जमींदार होते हैं उनको कहते हैं, योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। क्या देते थे? मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंदी दुर्ग ने चालुक्य स्वामी का अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब क्या हो गया, उसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। चित्र फर्स्ट, एलोरा की गुफा 15 भित्तिचित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा का जो 15 नंबर का गुफा जो है ना, वो क्या चीज का है? भित्ति चित्र जो है जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। कौन सा गुफा में? तो 15 नंबर गुफा में।
क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कई ने महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा। महाधिराज का मतलब क्या होता है? महाधिराज का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। जो राजा का भी राजा होता है वो उसको क्या कहते हैं? महाराजा धीराज। त्रिभुवन चक्रवर्तीन। त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब 3 भुवनों का स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्ती का शाब्दिक मतलब अर्थ क्या हो जाएगा उसका? 3 भुवनों का स्वामी। और इसी तरह का अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। जो वहाँ के राजा थे, नए नए राजा, वो अपने अपने में वो क्या किए थे? अपना एक उपाधि धारण किया था। कौन सा? तो महाराजा धीराज का और त्रिभुवन चक्रवर्तीन। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों की एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो राजस्व किस किस से टैक्स लिया जाता था? तो किसानों से, भूस्वामियों से और व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था। 400 कर, ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। 400 कर मतलब टैक्स का 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेटी। सबसे उल्लेखित कर कौन सा है? वेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेटी जो टैक्स था वो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब अगर किसी पर वेटी लगाना था तो उसको अपने कार्य के लिए उसको श्रम मतलब कोई भी काम करवा लेते थे उससे जबरदस्ती। यानी जबरन श्रम और कदमई यानी कि भूराजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर, फिर से यहाँ से देखते हैं, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। जैसे मकान पे छज्जा जो हम लोग लगाते हैं ना, बाहर में जो छज्जा डालते हैं उस पे उस समय टैक्स लगता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अगर ताड़ के मतलब और खजूर के पेड़ पे चढ़ते हैं और जो उसमें इस्तेमाल करते हैं सीढ़ी, तो उस पर भी टैक्स लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? कुछ नहीं वसूला जाता। ये सब उस समय वसूला जाता होगा, अभी ये सब सबके घर में पाया जाता है। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसने लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब जो राजस्व वसूलेगा, जो टैक्स वसूलता था, उसका जो नियुक्ति होता था ना, वो एक सामान्य प्रभावशाली परिवार के बीच से ही चुना जाता था और प्रायः वंशानुगत होती थी। और जो टैक्स वसूलने वाला जो टैक्स फॉर्मर जो होते थे वो वंशानुगत होते थे। मतलब एक वंश के जो थे उसके बेटा, फिर उसके बेटा, उसके बेटा, उसके बेटा, मतलब उसी तरह उससे नियुक्त होते थे। वंशानुगत थी।
सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधित ही इन ओहदों पर होते थे। मतलब सेना भी जो होते थे वो वंशानुगत थे, मतलब उसी के जनरेशन में जो भी बनेगा उसी के जनरेशन से बनते चले जाएगा। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, ये क्या होता है? प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, इसको देखते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं, प्रशस्तियों में एक ऐसा ब्यौरा होते हैं जो शब्दस्य सत्य नहीं भी हो सकते हैं, मतलब जो सत्य भी नहीं हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं, लेकिन यह प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में यह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब राजा जो थे ना, अपना आनो बान शान दिखाने के लिए प्रशस्तियों में ब्राह्मणों के द्वारा लिखवाया जाता था, छपवाया जाता था, ताकि उनका जो है ना कि एक सूरवीर थे, विजयी योद्धा थे, ये सब दिखवाने के लिए। मतलब ये प्रशस्तियां सत्य नहीं हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, या तो सत्य भी हो सकते हैं, समझने वाली बात है। नागभट्ट की उपलब्धियां, अब थोड़ा इसको देखते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है? हाँ, पढ़े थे। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किए। मतलब नागभट्ट जो राजा थे, मतलब वो नागभट्ट में जितना काम किए ना, वो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का पूरा वर्णन प्रशस्तियों में उल्लेख किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। आंध्र, सैंधव मतलब सिंध, और विदर्भ महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध में विजित किया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने वंग, बंगाल का हिस्सा, वंग किधर है तो बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क का, और वत्स्य या मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब राजा लोग जो थे ना, वो ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण उनको भूमि मतलब दान देते थे फ्री में। मतलब वो लोग को भूमि दान ब्राह्मण को दिया जाता था। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जैसे कि मान लेते हैं किसी को भूमि दान दिए, तो उसका तो कुछ तो ब्यौरा होना चाहिए ना, तो उसका ब्यौरा मतलब मान लेते हैं कि मोहन के नाम पे जमीन की है, तो मोहन के नाम पे जमीन लिखने के लिए कुछ तो कागज पत्तर होना चाहिए, खाता खसरा कुछ भी। तो उस समय जो थे राजा लोग क्या करते थे, अभिलिखित होते थे किस पे, तो ये अभिलिखित होते जो भूमि पाने के लिए दिए ताम्र पत्रों में, वो अभिलेख जो होते थे ना ताम्र पत्रों का, उसमें लिखित रहता था। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा क्या है। चित्र 2, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, ये वाला है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। मतलब किसको कितना भूमि दिया गया है उसमें ये टोटल ब्यौरा है इसमें। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है। ये मतलब राजा जो जितने ब्राह्मण को भूमि अनुदान में दिए थे ना, ये कड़ी में सबका ये ताम्रपत्र है, इसमें संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रमाणित है कि ये राजा का मुहर भी लगा हुआ है उस राजा का, ताकि जो जिसको जिसको जमीन मिला है ये मतलब ये सटीक है कि नहीं। चलिए अब आ गया भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है।
ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर चीजें हैं फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक गांव, बॉम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नान घर, मछलियों की तालाब, मधुमक्खियों की छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। मतलब जो जिसको ये भूमि मिलता था ना, ये इतना चीज़ जो जितना बताएं, अन्ना घर, हौज, दलदली जमीन, नदियाँ, चबूतरे, गांव, बॉम्बी, खाइयाँ, मछली की तालाब, मधुमक्खियाँ छत्ते, जो इससे वो क्या करते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं। मतलब जितना भी उससे, जैसे मान लेते हैं नदी का पानी को उपयोग किया, तो उससे उसको टैक्स देना होगा, तभी वो नदी का पानी का उपयोग कर पाएगा। जैसे कब चबूतरे हैं, तो चबूतरे पे कोई कार्य संपन्न कराने के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्ते पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। मतलब इतना कुछ का वो टैक्स ले सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई जितने संभव स्रोतों के उल्लेख हैं उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में होता है कि एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना किया गया, जिसमें कश्मीर के शासन करने वाला राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं सदी में क्या हुआ, एक संस्कृत बृहद मतलब बहुत बड़ा संस्कृत काव्य का रचना हुआ, जिसमें वो कश्मीर पर जो शासन करने वाला राजा था ना, उसके बारे में वो सारा कुछ इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कौन रचे थे, तो कल्हन नामक रचे थे। कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों पर इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। 12वीं शताब्दियों के लिए क्या है, असाधारण ग्रंथ है। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वह एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित उपमहाद्वीप पे 17 बार हमला किया। तो मोहम्मद गजनी ने कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। और एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है यहाँ पे
कि मोहम्मद गौरी का वो जो शासनकाल था कितना 1000 से 1125 ईस्वी तक। अफगानिस्तान के गजनी मोहम्मद ऐसा एक शासक है, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, मतलब जो अच्छे अच्छे मंदिर थे, बड़ा मंदिर थे, अच्छी खासा मंदिर है, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, जो कि जितने भी मंदिर अच्छा थे ना उस पर वो बार बार हमला करके उसका सारा धन लूट उठ के भाग जाते थे वो। मोहम्मद गजनी जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। मतलब गजनी जो मोहम्मद गजनी जो थे जितना सारा धन मंदिर से लूट के सोना चांदी पैसा जो भी लूट के लेके गए वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना गजनी में एक वैभवशाली राजधानी बनाने में निर्माण करने में सारा पैसा खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे जो बाद में चौहान रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल है, पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कितना है तो 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हारा गया। ठीक है, जिसको इसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये द्वितीय युद्ध हो गया, ये पहला युद्ध हो गया, जिसमें मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को इतना में हराया, फिर दूसरे में पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, खुद हार गया। तो पहला युद्ध में क्या हो गया था, मोहम्मद गौरी नाम पृथ्वीराज जीत गए थे और दूसरा में वो खुद हार गए थे। चोल राज नजदीक से एक नजर। चोल राज को हम लोग नजदीक से एक नजर देखते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। चोल वंश के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस चोल वंश सत्ता में कैसे आया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कावेरी डेल्टा में मुड्डयार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। चोल वंश सत्ता में कैसे आया तो उसके बारे में जानते हैं। कावेरी डेल्टा में मुठियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मतलब मातहत का मतलब होता है कि उसके अंदर में थे, मतलब उसके अंदर हैंड में थे कि जो वो बोलेंगे वही होगा। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने विजयालय ने 9वीं सदी में मध्य मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। कब्जा करके वहां क्या किया, उसने तंजावुर शहर में एक निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। मानचित्र फर्स्ट को देखे और वे कारण बताए जिनमें चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। मानचित्र फर्स्ट को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चहमानों ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। ये मानचित्र 2 है। मानचित्र 2 है चोल राज्य और उसके पड़ोसी। चोल राज्य और उसके पड़ोसी, यहाँ पे यादव वंश है, चालुक्य वंश है, विक्रमादित्य के अंतर्गत कल्याणी, कदम, बदामी, काकतीय, सारा यहाँ के जो है ना वंश के सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है इसमें। इधर है परिवर्तनीयशील सीमाएं, पांड्य हो गया, मदुरई हो गया, लक्षद्वीप इधर हो गया, अरब सागर हो गया,
ये सारा एटलस में दिया गया हुआ है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। विजयालय जो थे, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। विजयालय का जो उत्तराधिकारी था ना, वो क्या किया, वहाँ के अपने राज्य, पड़ोसी राज्य को जीत के अपना क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ा लिया गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव का इलाकों से इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया है। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन थे, तो राजराज प्रथम थे। कौन थे, तो राजराज प्रथम, जो कि सबसे शक्ति चोल शासक माना जाता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है। 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। क्या किया, एक जलसेना भी। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली सेना, जल सेना किस वंश का था, तो चोल वंश का था। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कौन कौन, तो राजराज प्रथम और राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र ये क्या चीज का है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चित्र 3, गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों की सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अंकित की गई है, उन्हें भी देखें। ये क्या है कि इसको जो है ना, बड़ी बड़ी चट्टान पत्थर को काट के इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। यहाँ पूरा यही देखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए अब इसको अच्छे से रीडिंग लगाते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल मंदिर जो थे, अपने पास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये क्या चीज के केंद्र थे, तो उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। मंदिर के शिल्प का सबसे विशिष्ट था क्या, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। देवी देवता के साथ भक्तों का भी बनाया गया था। चलिए इसको देखते हैं। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में भी हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटों शाखाओं में बढ़ जाती है।
कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो कई कई भागों में बढ़ जाता है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाकों में बड़े पैमानों पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, मतलब तालाब बनाए गए होंगे पानी इकट्ठा करने के लिए। चित्र जो 4 है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एक चोल कांस्य प्रतिमा है। ये जो अभी ऊपर देख रहे हैं ये क्या है? कांस्य का मूर्ति है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। कहने का मतलब है कि कांस्य का मूर्ति है, कितने मेहनत से इसको सारा शेप आकार में बनाया गया है। चित्र नंबर 5 भी देख ही लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। 5 नवीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार प्रारंभिक रूप से एक लकड़ी या धातु बंधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। यही है, इससे पता चलता है कितना पानी है नहीं है, ये सारा कुछ इसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित थी? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो उर नामक वस्तु जो था, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जहाँ बहुत सारा किसान रहते थे, उसको क्या कहते थे? उर कहते थे। और उस गांव के समूह को क्या कह देते थे? नाडू। गांव के समूह को नाडू और किसान की वस्तुओं को उर कहा जाता था, ये याद रखना है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कोई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे दोनों, ठीक है। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू का कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल रजाओं ने सम्मान के रूप में मुंबेदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए, इसको फिर से एक बार और रीडिंग लगाते हैं यहाँ से। अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में
मुम्बेद वेलन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अरियर अरियार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी गई, मतलब एक अरियर दिया गया, एक मुम्बेदलन दिया गया। भूमि के प्रकार, इसको भी देख लेते हैं। भूमि का प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण, वेलन वगाई क्या था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि। ब्रह्मादे, देखिए ये इससे रिलेटेड होता है, ये दोनों एक में आ गया। ये वेलन वगई क्या होता है, गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे किसान स्वामी की भूमि कहते थे। बिना ब्राह्मण वाला किसान स्वामी को क्या कहते हैं, वेलन वगई। और ब्रह्मादे किसको कहते हैं, तो ब्रह्मादे इसको कहते हैं ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, ब्रह्मादे। और आगे देखते हैं, साला भोग किसे कहते हैं, तो साला भोग उसे कहते हैं जो कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दान में गया हो। क्या चीज के लिए, साला भोग कहते हैं। देवदान या तिरुन मटकनी, देवदान और तिरुन मटकनी किसको कहते हैं, तिरुन मटकनी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। सिर्फ ये देवदान तो से पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन तिरुन मटकनी कभी कभी सीटेट के एग्जाम में या कोई भी जो कि एनसीईआरटी बुक से प्रश्न आता है उसमें ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि तिरुन मटकनी किस भूमि को उपहार में दिया जाता है, तो मंदिर के भूमि के लिए। अब पल्ली चंदम क्या चीज के लिए उपहार में दी गई भूमि है, तो जैन संस्थानों को दान में, मतलब जैन धर्म के लिए जो संस्थान है ना, उसके लिए जो भूमि दान में दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्ली चंदम कहते हैं उसको। चलिए हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के दूसरों हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मादेय को देख रेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यूरोवार दर्ज किए जाते थे। मतलब कैसे क्या करना है सारा मंदिर या कहीं शिलालेख में एक पत्थर पे लिखवा दिए जाते थे। नगरम के नाम ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अगर इसमें पूछ दे कि व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, तो क्या कहते थे, नगरम। तमिलनाडु के चिंकलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराश्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। मतलब इसलिए 35 से 70 के बीच बोल रहा है कि थोड़ा अनुभव हो, मैच्योर्ड हो, तो हर बात को अच्छे से समझे, कहाँ पे क्या कैसे टैक्स लेना है उसको अनुभव होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ऑनेस्ट होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता।
जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों को जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरियापुरम से एक उद्धरण है। क्या है? पेरियापुरम से एक उद्धरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाया ऐसा समूह जिसने ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियां के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। पिल्लों मतलब होता है कुत्ता के बच्चा। मरूदों पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पों फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन का काम पर जाने ही हाक लगते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों का चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? चलिए, आज का ये एक्सरसाइज 2 था जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। अभी हम लोग जैसे जो पढ़े बीज शब्द थोड़ा सा देख लेते हैं। सामंत, मंदिर, नाडु, सभा, ये सब तो मानचित्र है, ये सब क्वेश्चन है। पहले छोटा छोटा प्रश्न को देख लेते हैं, फिर से सारा एक्सरसाइज का प्रश्न को करा दिया जाएगा। चलिए, जोड़े बनाओ, मिलान करना है। गुज्जर प्रतिहार कहाँ थे? तो ये हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट कहाँ था? तो पश्चिमी दक्कन में। पाल कहाँ था? तो बंगाल में। चोल कहाँ था? तो तमिलनाडु में। चलिए, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो था टॉपिक का एक्सरसाइज 2 था न्यू एनसीईआरटी से, राजा और उनके राज्य, जो कि हम इसको पूरा कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।